माई यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। कस्टमर बहुत ज़्यादा टच का प्रॉब्लम लेकर आता है और हमें उसको बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। सब आज के इस वीडियो में समझेंगे कि हमारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा B2B कनेक्टर से प्रॉब्लम होता है कि पावर आईसी के CPU से या सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम होता है। अगर हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है तो किस वजह से प्रॉब्लम होता है और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है तो कब हमें क्या सलूशन करना होता है। अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल जितने भी अभी चल रहा है हर एक में टच का यही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। जो लाइनें आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और स्कीमेटिक में भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करना होता है। तो इन सारे लाइनों को मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले B2B कनेक्टर भी आप लोग देख सकते हैं। B2B कनेक्टर को देखना है कहीं गंदो गुबार जो टच का जो लाइन होता है इसमें कहीं तो लगा हुआ नहीं है। इसको साफ़ करने के बाद देखना है तो टच अगर प्रॉब्लम जैसे अगर हो साफ़ करने के बाद सही हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर आपको एक डिस्प्ले लगा के देखना है। डिस्प्ले में अगर टच वर्क कर गया तो अच्छी बात है, टच डिस्प्ले ख़राब अगर नहीं हुआ तो फिर आपका टच जो क्या चेक करना होता है, कस्टमर से पूछना है कि ये टच क्यों काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन को कस्टमर अपडेट कर देता है, उसके बाद फिर आपका प्रॉब्लम जो होता है टच का हो जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कब आता है और हार्डवेयर का प्रॉब्लम कब आता है। सॉफ्टवेयर जैसे कई बार कस्टमर फ़ोन अपडेट करने के बाद टच वर्क नहीं करता है, उस वक्त आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। और कई बार सैमसंग के कंपनी का मोबाइल जो होता है बहुत ज़्यादा कंपनी वाला उसमें अपडेट देते रहता है, तो फिर अपडेट करने के बाद अपडेट खुद ब खुद भी हो जाता है तो फिर टच वर्क नहीं करता है, तो उस वक्त भी आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट से हम लोग फ़ोल्डर लेकर आते हैं। फ़ोल्डर लेकर आने के बाद हमारा क्या होता है कि फ़ोल्डर लाने के बाद जब चेंज करते हैं तो उस वक्त भी टच का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो उस वक्त भी हमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। तो इन तीन प्रॉब्लम की वजह से आपको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करना पड़ता है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर हार्डवेयर कब प्रॉब्लम होता है के बारे में मैं आपको इस डायग्राम में भी बताऊंगा और मैं आपको वर्नियर स्कीमेटिक में भी आपको प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो टच का प्रॉब्लम, टच के रिलेटेड से कोई भी मोबाइल आपके पास आ जाए 100% आपका मोबाइल बनेगा। पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर पे आपका जो वोल्टेज चेक करना होता है, ये पावर आईसी से एक लाइन आउटपुट होता है जो वीरेज का लाइन होता है, जिसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए एक लाइन कहते हैं। और इसमें L10 यानी LDO लाइन का ये 10 नंबर लाइन होता है। जो हमारा पावर आईसी जो होता है इसमें पावर आईसी का 4 हिस्सा होता है, जिसका एक हिस्सा LDO का होता है, दूसरा हिस्सा बक वोल्टेज का होता है और 2 अदर होता है। तो मैं ये पावर आईसी के बारे में बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको डेड मोबाइल के बारे में अगर वीडियो आपको चाहिए, अगर LDO के लाइन या फिर बक वोल्टेज का लाइन के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। डेड मोबाइल रिपेयर करने के लिए काफ़ी आसान वीडियो बना के रखा हूँ। अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको डेड मोबाइल बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जैसे LDO का L10 ये लाइन है, इसमें आउटपुट होता है और B2B कनेक्टर में जाकर के इनपुट होता है। तो यहाँ पर इनपुट होने के बाद आपका ये लाइन अगर मिल जाए तो ठीक है। उसके बाद ये लाइन चेक करने के बाद आपको जो चेक करना होगा, यहाँ पर I2C सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, यहाँ पर I2C सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक ये प्लस और माइनस का लाइन है। ये 2 लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा तो CPU को पता ही नहीं चल पाएगा कि आप मोबाइल को टच कर रहे हैं। ये 2 लाइन का काम क्या होता है कि हम लोग जब मोबाइल में वीडियो चलाते हैं या गेम खेलते हैं या फिर कोई भी चीज़ कॉलिंग करते हैं, तो जब हम लोग टच को वर्क करते हैं तो इन दोनों लाइनों का काम होता है CPU को बताना कि वहाँ पर टच फलाना, जैसे वीडियो गेम चल रहा है तो गेम में टच कर रहा है तो गेम का वहाँ CPU को पता चल रहा है। फिर इन दोनों लाइनों का
यही काम होता है, एक लाइन आकर इधर से बताया और एक लाइन आकर के इधर से गया और उसका टच वर्क करना शुरू होता है। तो इन 2 लाइनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये 2 लाइन आपका ब्रेक हो जाएगा तो मोबाइल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा टच का। तो इन दोनों लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर सीपीयू से आउटपुट एक लाइन होता है जो इंटरप्ट का लाइन होता है। इंटरप्ट का लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये कंट्रोल लाइन होता है। यहाँ पर एक टीपी भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पर चेक करना है क्योंकि ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको एक और लाइन चेक करना है, रीसेट का लाइन, जिसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग करता है। ये सीपीयू का जो लाइन होता है रीसेट का लाइन, ये डायरेक्ट B2B कनेक्टर पे आकर के कंट्रोल करता है इस लाइन को। तो ये लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इन सारे लाइनों को चेक करने के बाद आपको जो चेक करना है, यहाँ पर मैंने I2C सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का लाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैंने जो बताया आपको, यहाँ पर इनको चलने के लिए सीपीयू से तो वोल्टेज आता है लेकिन इसको पावर की भी एक ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ से ये 2 लाइन जा करके 1.8 वोल्ट की सप्लाई आकर के इन दोनों में मिला हुआ है। अगर ये रजिस्टर भी अगर यहाँ पर ख़राब हो जाता है कई बार तो मोबाइल में टच का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो इसका भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होगा तो मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये सारी लाइनें ओके आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर कई बार हमारा सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर जो हमारा जीआर है B2B कनेक्टर पे, इस पे जीआर आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग चलते हैं वर्नियर पर्सपेक्टिव में। और मैंने एक ठो डायग्राम लिया है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लाइन कहाँ पर से आता है। तो सारी लाइनों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम खोल के रखा है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले जो पावर आईसी से एक लाइन आता था जो मैंने आपको बताया डायग्राम में, वीरेज का लाइन यहाँ पर L6 है, हर एक मॉडल में L10 L, तो इसमें 1.8 से लेकर 1.8 वोल्ट समथिंग आपको देखना को मिलेगा। कई मोबाइल में 1.2 वोल्ट की LDO लाइन आता है, इसमें L6 लाइन आया है तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो इस कैपेसिटर पे आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से ये लाइन आउटपुट होता है और ये B2B कनेक्टर पे आकर के इनपुट होता है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का लाइन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का लाइन जो CPU से हमारा B2B कनेक्टर पे आता है। तो ये B2B कनेक्टर से ही मैं CPU तक जाता हूँ, तो CPU से ये लाइन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 लाइन, इन 2 लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक लाइन और बताया, तो जो इंटरप्ट का लाइन होता है, जो कंट्रोल लाइन होता है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी CPU से आता है। तो इन लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी आसान होता है टच प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर यहाँ पर जो लाइन है अगर ना मिले तो फिर आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इंटरप्ट का लाइन हो गया और मैंने एक और लाइन बताया था जो रीसेट का लाइन, जो डायरेक्ट कंट्रोल लाइन होता है, बीच में कोई कंपोनेंट लगा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये लाइन है रीसेट का लाइन जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग के लिए ये लाइन होता है और ये लाइन जाता है B2B कनेक्टर पे। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट का लाइन जो हमारा इस कनेक्टर पे आकर के इनपुट होता है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाएगा तो आपके मोबाइल में फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो लाइन वहाँ पर आपको बताया सब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखा रहा हूँ। ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं देखने को मिलता है, जैसे 1.8 वोल्ट कंट्रोल लाइन जो होता है, इन सारे लाइनों को तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा CPU वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है या फिर हमारा ये लाइन में कहीं ब्रेक है। तो उसके लिए हमें GR चेक करना होता है, GR। तो GR के बारे में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसके GR के वैल्यू के बारे में मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, मैं दूसरा वीडियो भी बनाकर आपके सामने हाजिर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।